हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके एग्जाम पथ में। और हम कर रहे हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज की इस क्लास में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता, जिसे हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। और साथ में जहाँ पर भी ट्रिक बनेगी तो हम वहाँ पर ट्रिक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक है संघ एवं राज्य क्षेत्र। हमारा पहला टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। पहले नोट्स देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए। भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गईं, जबकि शेष तीन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति से संबंधित था। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इसके धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेबीपी समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा। हालांकि पोट्टी से रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। इस आयोग के दो अन्य सदस्य थे, के एम पाडिक्कर एवं एच एन कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। नए राज्यों का गठन, राज्य और गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को गठित हुआ।
मेघालय का गठन 1 जनवरी 1972 को हुआ। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को गठित हुआ। सिक्किम 16 मई 1975 को गठित हुआ। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के सबक्लॉज 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट्स इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। राइट आंसर ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, 2 संघ राज्य क्षेत्र और तीसरे ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। राइट आंसर ऑप्शन ए, संसद में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन ए, संसद को। क्वेश्चन नंबर 6, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन ए, संसद को। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। ऑप्शन सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये गलत हो गया, ऑप्शन सी है गलत। ऑप्शन डी, इस प्रायोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है गलत। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के सबक्लॉज 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है।
अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक का पारित होना अनिवार्य है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, कथन ए भारत संघ नहीं है, ये गलत है। कारण आर, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। कारण आर सही है, तो राइट आंसर होगा कथन गलत है और कारण सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए गलत है और किंतु आर सही है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है, अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है, अतः ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन ए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर। ऑप्शन ए सही है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर। ऑप्शन बी सही है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। ऑप्शन सी सही है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ऑप्शन डी गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाओं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ऑप्शन ए, नए राज्यों का गठन। ये सही है, अनुच्छेद 3 के तहत। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन भी अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश ये अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है, इसलिए गलत हो गया ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। कथन 1, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। कथन ए। कथन 2, एएसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। कथन 2 भी सही है। कथन 3 है, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी कांग्रेस के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। कथन 3 भी सही है, तो राइट आंसर होगा 1, 2, 3। राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी तीनों। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्दों का अर्थ है संघ राज्य समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग 1948 में बना था, ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी, जिसे जेवीपी कमेटी भी कहते हैं, ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में
राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था? क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कथन 1 सही है। कथन 2, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। कथन 2 गलत है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 19 एक के का के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति-युक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 राज्य और 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य, 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 में ये प्रथम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 18। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, 14 राज्य और 6 संघीय राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? सारे ऑप्शन गलत दिए गए क्योंकि वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश क्षेत्र हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं। पुनः जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं और तत्पश्चात दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई है। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। क्वेश्चन नंबर 22।
निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य की राजधानी का नाम वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला? तो सारे ऑप्शन इसके गलत हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला? इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियों अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी एवं कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया है। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश? राइट आंसर ऑप्शन बी। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 25, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 का के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए 240 सब क्लॉज 1 के का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 240 के सब क्लॉज 1 खा में लक्षद्वीप है। अनुच्छेद 240 1 गा में दमन और दीव है। अनुच्छेद 240 1 घा में पुडुचेरी है। तो गलत हो गया ऑप्शन डी। प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति 240 1 का में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 240 1 खा लक्षद्वीप, 240 1 गा दादरा और नागर हवेली, अनुच्छेद 240 1 घा दमन और दीव, अनुच्छेद 240 1 डा पुडुचेरी। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति, सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। प्रश्नगत विकल्प डी में अनुच्छेद 240 1 घा पुडुचेरी दिया गया है, जो गलत है। वर्तमान में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 241 1 गा के तहत दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को स्थापित किया गया है।
जबकि अनुच्छेद 240 एक घा को विलोपित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? ऑप्शन ए, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये सही है। ऑप्शन बी, द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया है, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ये गलत है। ये फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत नहीं बल्कि पुर्तगाली शासन के अंतर्गत थे। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। प्रश्नगत अन्य तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 35वें के द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य बनाया गया था और पूर्ण राज्य बना 36वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? ऑप्शन ए, राज्य के विधानसभा में कानून पारित करके, ये गलत है क्योंकि संसद साधारण बहुमत से कानून पारित करके नए राज्य को बना सकती है। ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करते, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद को तथा बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा की स्थापना हुई थी 1987, तेलंगाना 2014, झारखंड की स्थापना हुई थी 2000 में और हरियाणा की स्थापना हुई थी 1966 में। तो सबसे पहले आ जाएगा 4, उसके बाद 1 गोवा, उसके बाद आएगा 3 और फिर 2। 4 1 3 2, राइट आंसर होगा 4 1 3 2। राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 1 3 2। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अतः सही कालानुक्रम इस प्रकार है, 4 1 3 और 2। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 को हुई थी। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी।
और सिक्किम की स्थापना 1975। तो आंसर होगा 4-2-1-3। 4-2-1-3 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4-2-1-3। इधर ये राज्य है और ये है गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। मेघालय की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम की स्थापना हुई 16 मई 1975 को। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1966 में। सिक्किम की स्थापना हुई थी 1975 में और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 1987 को। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। 1 हरियाणा की स्थापना हुई थी 1966 में। सिक्किम की स्थापना हुई 1975 में। नागालैंड की स्थापना हुई 1963 में और मेघालय की स्थापना हुई थी 1972 में। आरोही क्रम में इसे अरेंज करना तो सबसे पहले आ जाएगा नागालैंड, उसके बाद आएगा हरियाणा तो 3-1, उसके बाद आएगा 4 मेघालय, उसके बाद आएगा सिक्किम 2। तो 3-1-4-2 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3-1-4-2। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी, मेघालय की स्थापना 1972 में हुई थी और सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई थी, महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुई थी और राजस्थान की स्थापना 1956 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए नागालैंड। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। 1963 नहीं है, यहाँ पे 1962 है। झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी। तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई थी। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। अगर यहाँ पे 1963 होता तो नागालैंड की स्थापना हो जाती 1963 में। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1 राज्य, सूची 2 अस्तित्व में आने का वर्ष। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी। तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई थी। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। नोट: नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में वर्ष 1962 दिया गया जो कि सही नहीं है। नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? इसके ऑप्शन गलत हैं तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में
राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों में प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। राज्य, प्रोविंस, स्टेट। पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947 को और ये राज्य बना 26 जनवरी 1950। असम 15 अगस्त 1947 और राज्य बना था ये 26 जनवरी 1950 को। पंजाब 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को ये राज्य बना। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948, हिमाचल प्रदेश राज्य बना 1971 में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ये गलत हो गया कि मैसूर राज्य का जो नया नाम था वो कर्नाटक रखा गया था। अब सही ऑप्शन से देख लेते हैं। गोवा को दमन एवं दमन द्वीप से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया। अतः कथन दमन और गोवा दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। अतः अन्य तीनों कथन सत्य हैं। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1953, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य दो सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पानिक्कर। अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये था आंध्र प्रदेश। 1953 में ये बना था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, बिहार। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। इनमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में से हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? कथन ए, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। कथन ए सही है। कथन बी, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कथन बी भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की है। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद हैं 1 से 4 तक और इन चारों अनुच्छेद को हम एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ट्रिक है भारत, नया, सीमा और कानून। आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, भारत, नया, सीमा और कानून। अब एक एक करके देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश, नया से होगा नए राज्य का प्रवेश। अनुच्छेद 3 राज्यों का गठन, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। सीमा से हो गया राज्य का गठन, नाम, सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन अनुच्छेद 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 एवं 3 के कानून तथा प्रथम व चतुर्थ अनुसूची में आवश्यक संशोधन, ये कानून से संबंधित हो गई। कुछ एग्जाम्स फैक्ट्स हैं। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें कुल अनुच्छेद हैं 1 से 4, कुल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 3 नया राज्य बनाना, नाम, सीमा, क्षेत्र बदलना। अनुच्छेद 4 ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 4 में जो संशोधन किया जाता है राज्यों के गठन, सीमा परिवर्तन संबंधित, वो नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता। नोट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक है जन्म से, दूसरी वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से और चौथा है देशीकरण से और 5वें नंबर पर आता है अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। एक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, 2 नागरिकता त्यागने पर तथा तीसरा है सरकार द्वारा वंचित करने पर। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के सब क्लॉज 1 के ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार
को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया। यह अधिनियम संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, भाग 2। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता के प्रावधान को ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए, जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन डी हो गया गलत। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। 1, जन्म द्वारा, 2, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, 3, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, 4, देशीकरण द्वारा, 5, किसी भूभाग के भारत में सम्मेलन द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है। ये नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ये सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता, ये गलत है। सरकार की आलोचना करता है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा 1 और 2। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है। 1, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में। 2, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने में, जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, ये सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये गलत है। 3, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल एक सही।
भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते। इस प्रकार कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 58 के सब क्लॉज 1 के का के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र कपट, मिथ्या, व्यपदेशन या किसी तात्विक तत्व को छिपाने के द्वारा अभिप्राप्त किया हो, या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया हो, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या यदि वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो। यदि इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? ऑप्शन ए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, ये सही है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन सी हो गया गलत। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है। 2, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी तथा 3, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। 4, एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड का में उल्लिखित के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं, तो कथन 1 सही है। कथन 2, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है, कथन 2 गलत है। कथन 3, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, कथन 3 भी गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल एक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में नागालैंड 371 ए, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी
अरुणाचल प्रदेश 371 एच तथा गोवा 371 आई राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। अतः कथन एक सत्य है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यदि दो तंत्र संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है, जबकि अमेरिका में दोहरी। अतः कथन दो असत्य है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5A के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए, इसका आंसर होगा संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्प में संसद का नाम नहीं है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को। भाग 2, इन नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं, इसमें 5 से 11। चलिए अब एक एक अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने पर नागरिकता। घर मतलब देश के नागरिकों से संबंधित है। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10, नागरिकता बनी रहेगी कानून के अधीन। अनुच्छेद 11, नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना और क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू।